नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में चल रहे बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बाद बीजेपी पार्टी की एक हाई लेवल मीटिंग आगामी 7 जुलाई को दिल्ली में होगी, जिसमें प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ पार्टी का शीर्ष महत्वाकांक्षी महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में पार्टी के जो महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रम चले हैं उन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाएगी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, जो 30 मई से लेकर 30 जून तक रहा। इस महासंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों का योजन किया गया है। बूथ स्तर पर हमारे बड़े नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद सभी लोग जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जो हमारे लाभार्थी हैं और हमारे जितने भी मोर्चे रहे हैं, सभी मोर्चों के सम्मेलन, गोष्ठियाँ, प्रबुद्ध सम्मेलन आदि इत्यादि हुए हैं। इस महासंपर्क अभियान की जो समीक्षा बैठक है वो अब दिल्ली में 7 तारीख को होनी है, 7 जुलाई को। इसमें अपने प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के अपने संगठन मंत्री माननीय अजय जी और इस योजन में लगे हुए प्रदेश स्तर के जो संयोजक हैं, नेता हैं। तो 7 जुलाई को पार्टी की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। यह महाजनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा था वो बीजेपी के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो चुका है, इसलिए इसकी शुरुआत हो गई थी 30 मई के। एक महीने का टारगेट रखा गया था और 30 जून है, इसलिए आगे क्या कुछ करना है ये दिल्ली में बैठे नेतृत्व में ही जो तमाम अधिकारी बड़े बैठे हैं उनके हाई लेवल मीटिंग के बाद ही आगे की दिशा और रूपरेखा तैयार होगी। अभी कैंतुरा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी आज 30 जून है, क्या कुछ आगे होने वाला है ये महाजनसंपर्क अभियान के तहत? बिल्कुल, जो पिछले 1 माह का जो महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम यहाँ पर चला है, उस अभियान की अब एक समीक्षा बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व वो बैठक करता हुआ नजर आएगा, मंथन करेगा कि किस प्रकार से जो महाजनसंपर्क अभियान के जो कार्यक्रम चले वो कितने सफल रहे हैं और आगामी जो चुनाव है उन चुनावों की दृष्टि से क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम वहां पर किए जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए समझा जा सकता है कि जो महाजनसंपर्क अभियान चला है ये मिशन 24 के चुनाव की तैयारियों का 1 माह पहला चरण था। जिसमें पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस चरण में सफल रहने के बाद आगामी जो रणनीति बनाई जाएगी उससे चुनाव के दौरान बीजेपी को लाभ यहाँ पर मिल सकता है। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो महाजनसंपर्क अभियान चला है, जिसमें मिस कॉल के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला था, वो कितना सफल रहा है वो तो उसको लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। तो 7 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी और चुनाव के लिहाज से जो भविष्य के जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को यहाँ पर तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में बीजेपी के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था और ये महाजनसंपर्क अभियान जो है उसी के तहत जो चलाया गया था, लेकिन कोई असर देखने को मिल रहा है इस पूरे 1 महीने में? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता इस समय बड़ा उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को एक नया टास्क यहाँ पर मिला था, उस नए टास्क के तहत उसको बेहतर तरीके से अपने आप को जनता से साथ जोड़ने का काम यहाँ पर किया है। महाजनसंपर्क अभियान में सीधे तौर पर जो विभिन्न कार्यक्रम थे, खासतौर पर व्यक्ति विशेष लोगों से जो मुलाकात का जो समय था, उनको सम्मानित करने का जो समय था और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जिस प्रकार से घर घर पहुंचते हुए नजर आए, तो उससे बीजेपी को ये उम्मीद है कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की जो रीति नीति है वो आम जनता तक पहुंची है और पार्टी के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों से आम जनता जुटी हुई नजर भी आ रही है। क्योंकि इस महाजनसंपर्क अभियान में सीधे तौर पर प्रिंसिपल के जरिए लोगों को जोड़ना था। केंद्र राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी जो नीतियां रही है, जो योजनाएं चलाई गई, उनके जो लाभार्थी उन लाभार्थियों तक पहुंचने का कार्यक्रम था और उनको किस प्रकार से आगे और लाभ पहुंचाया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए महाजनसंपर्क अभियान किसी संजीवनी से कम नहीं है और आगामी चुनावों के लिहाज से ये बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ पर समझा जा सकता है। जी 7 जुलाई को जब बैठक होने वाली है, क्या कुछ उस बैठक में निकल के सामने आ सकता है? अभी क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, ये बैठक दिल्ली में होगी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इसकी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार इसमें मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी अब चुनाव के लिहाज से कितनी गंभीर है और क्या कुछ आगामी ऐसे कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रमों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। क्योंकि इस समय समझा जा सकता है कि जो महाजनसंपर्क अभियान की सफलता रही है, उस सफलता के बाद आगे और क्या कुछ काम होगा उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। ये जो महाजनसंपर्क अभियान था बीजेपी का, ये सिर्फ ना बड़े लेवल के अधिकारियों को, ना सिर्फ कार्यकर्ताओं को तमाम कामें सौंपी गई, बल्कि जो जिले स्तर के, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, उनको भी काम सौंपा गया। तो एक तरीके से ये उनके लिए भी बड़ा अवसर था। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बूथ स्तर की जो कमेटियां हैं, उन कमेटियों का किस प्रकार से गठन किया जाना है, कौन से काम ऐसे होंगे बूथ स्तर पर जो बीजेपी के लिए आगामी चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण यहाँ पर हो सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि बूथ स्तर के साथ साथ जो शक्ति केंद्र है पार्टी के, उन शक्ति केंद्रों पर क्या कुछ काम किए जा सकते हैं, प्रचारकों की भूमिका क्या होगी, और खास तौर पर जो 10 लोगों का जो चयन हर बूथ पर यहाँ पर किया जा रहा है विधानसभा वार के हिसाब से, उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी, किस प्रकार से वो आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के बीच आना काम करेंगे, कैसे पार्टी की जो रीति नीति है उसके कैसे जनता को अवगत कराएंगे, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर मंथन होगा। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए महाजनसंपर्क अभियान एक टेस्टिंग थी, प्रथम चरण का अभियान था और ये बड़ा सफल होता हुआ यहाँ पर दिखा। तो ऐसे में बीजेपी उत्साहित भी है और आगामी कार्यक्रमों के लिए अपना मंथन करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ से न सिर्फ 9 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद ये महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा कदम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है वो हमेशा क्रियाशील यहाँ पर रहता हुआ नजर आता है। चाहे चुनाव हो या ना हो, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी का जो संगठन होता है वो हमेशा अपने कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पर नजर आता है। लेकिन जब चुनाव का समय ये कह सकते हैं कि नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने आप को उन संगठन की रीतियों से, उन संगठन के कार्यक्रमों से जुड़ता नजर आ रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी पार्टी का जो कार्यकर्ता आधारित जो पार्टी है, उसके लिए जरूरी होता है कि जो संगठन के काम है, उन संगठन के कामों को पूर्ण रूप से यहाँ पर किया जा सके। जो जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाते हुए पार्टी कार्यकर्ता भी नजर आता है। तो इसलिए जरूरी है और आगामी चुनाव के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण। बिल्कुल, अब तमाम कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी ये संपर्क महाजनसंपर्क अभियान के तहत, और क्या कुछ आगे होता है ये 7 जुलाई को पता चल जाएगा। जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबरें में भी आपका रुख करेंगे। और धामी सरकार ने बृहस्पतिवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 आईएएस व 5 आईपीएस समेत 36 अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को हटाकर उदय राज को जिलाधिकारी बनाया है। युगल किशोर की शासन में अपर सचिव पद पर वापसी हो गई है। प्रतिशारक्त राधिका झा को सचिव एवं आयुक्त कल्याण समाज कल्याण बनाया गया है। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुई, ये वो सूची है जिसको आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं। ये वो आईएएस और पीसीएस की सूची है, उन नामों की सूची है जिनका ट्रांसफर किया गया है। टीवी स्क्रीन पर आपकी ये सूची जो है वो नजर आ रही है। अभी कैंट्रो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए, ये प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, किस ओर इशारा करता है ये? अब इससे दोबारा संपर्क जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, फेरबदल हुआ है, और इससे में वो सूची है जो तमाम आईएएस का और पीसीएस अधिकारियों का फेरबदल हुआ है, उन नामों की सूची है जिनके फेरबदल किए गए हैं। ये प्रशासनिक का बड़ा कदम माना जा रहा है, कई और इशारे कर रहे हैं ये कदम। और ऐसे में देखिए, तमाम नाम है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनके ट्रांसफर अलग जगह किए गए हैं। आईएएस अधिकारी इनमें से कुछ है, पीसीएस अधिकारी इनमें से कुछ है। तो वो लिस्ट है, वो सूची है जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है, और ये बयां करते हैं कि कौन से अधिकारी कहां ट्रांसफर किए गए हैं। और ये प्रशासनिक फेरबदल के नाम की सूची है जो आपके
टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बता दें, बड़ी संख्या में आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं। ये ट्रांसफर काफी अहम माने जा रहे हैं और ऐसे में कई और इशारा करते हैं। बता दें, प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। तमाम नामें इस सूची में आपको नजर आ रही है। आईएएस और पीसीएस के कई अधिकारियों के नाम हैं जो सूची में साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। कहां से कहां तक ट्रांसफर किया गया है ये भी इसमें साफ तौर पे लिखा गया है। तो नामों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं उत्तराखंड में और ये आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं, उन नामों की सूची है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो गलतियां अजेंद्र अजय कर रहे हैं वो उनकी पार्टी के बड़े नेता भी कर रहे हैं और उसी का अनुसरण आज बीकेटीसी के अध्यक्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ के वायरल वीडियो पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यह निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि जब वो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब कभी केदारनाथ के गर्भगृह वाली वीडियो या फोटो वायरल नहीं होते थे, बल्कि उस समय किसी भी तरीके के कैमरे को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने हित के लिए गर्भगृह में कैमरा ले जाते हैं तो फिर अजेंद्र अजय भी उसी का अनुसरण करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि भगवान के सामने लोग बिना किसी संकोच और बिना किसी डर के ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो न सनातन धर्म की संस्कृति के विपरीत नजर आ रहा है। तो अजेंद्र अजय जी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने तो कहा है कि जब सबसे बड़े लोग जानबूझकर गलतियां करेंगे अपने राजनीतिक हितों में तो छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब मैंने देखा कि अजेंद्र अजय जी की भी वहाँ अंदर से तस्वीरें बाहर आई हैं। तो भाई पहले तो ऐसा नहीं था कि अंदर कोई फ़ोटो कैमरा ले जाके अंदर फ़ोटो खींच सके, लेकिन चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत कर दी तो बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। मैंने पहले ही कहा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझकर अपने हितों के लिए कोई ऐसी गलती करता है तो अपने हितों के लिए फिर छोटे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक महिला मतलब बहुत ही असहज तरीके से, उसको मैं सहजता नहीं कहूँगा, भगवान को चढ़ावा दोनों हाथों से नतमस्तक होकर चढ़ाया जाता है। घमंड में नाच कर नहीं, ऐसा जैसे कि कर रहे थे वैसा नहीं होता है। लेकिन जब शुरुआत हुई है बिगड़ने की तो बात कहाँ तक जाएगी पता नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उत्तराखंड के चारों धाम प्रधानमंत्री के मन में बसे हुए हैं, इसलिए उनके द्वार केदारनाथ पुनर्निर्माण के बाद बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर भी काम करने की अनुमति दी गई है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इसी प्रेम के चलते उत्तराखंड की जो धार्मिक यात्रा है वो पर्यटन उद्योग के रूप में बृहद विकसित होगी, जो उत्तराखंड की आय का प्रमुख स्रोत बनेगी। उत्तराखंड के चारों धामों के प्रति प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही बहुत पॉजिटिव रुख रहा है और वो जानते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा साधन हमारी धार्मिक यात्रा ही है। इसलिए केदारनाथ का विषय, उसके साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, गंगोत्री यमुनोत्री उनके मन में बसी हुई हैं। इस स्वास्थ्य से मैं कह सकता हूँ भविष्य के अंदर हमारी आर्थिकी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, हमारा जो धार्मिक यात्रा, उसको बढ़ावा देने में देश की सरकार हमारी मदद कर रही है और मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, जहां चमोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुल चुका है। छिनका के पास राजमार्ग 17 घंटे बाद खुला है। यात्रियों ने ली है राहत की सांस। बता दें, कल सुबह मलबा आने से राजमार्ग था अवरुद्ध और कड़ी मशक्कत के बाद 17 घंटे बाद राजमार्ग जो है वो खुल चुका है। राजमार्ग खुल चुका है, यात्रियों ने राहत की सांस ली है। राजमार्ग खुलने के बाद 17 घंटे बाद, 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस रास्ते को खोल दिया गया है। सुचारू रूप से अब ये रास्ता खोल दिया गया है। कल सुबह मलबा आने से ये राजमार्ग जो है, ये रास्ता जो था वो उसमें मलबा के कारण बाधित हो गए थे। अब कड़ी मशक्कत के बाद जो है 17 घंटे लगे हैं इस राजमार्ग को खोलने में। अब राजमार्ग जब खुल चुका है, यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो बता दें कि 17 घंटे बाद आखिरकार ये राजमार्ग खोल दिया गया है। देर रात खोला गया है बद्रीनाथ हाईवे और बद्रीनाथ हाईवे को खोले जाने के बाद से है यहाँ पे यातायात सुचारू रूप से चालू होते हुए नजर आ रही है। 24 घंटे के भीतर ये राजमार्ग को खोल दिया गया है। तो चमोली ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल
दिया गया है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छिनका के पास राजमार्ग 17 घंटे बाद आखिरकार 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया गया है इसको, और इसके खुले जाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो कल सुबह मलबा आने से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया था और ऐसे में 17 घंटे बाद आखिरकार इस राजमार्ग को खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद 17 घंटे बाद राजमार्ग सुचारू रूप से चालू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा करें। बता दें, भारी संख्या में यहाँ पे मलबा आने के बाद ये रास्ता बंद हो गया था, लेकिन 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे के अंदर इसको खोल दिया गया है। एक बार फिर से यहाँ पे यातायात सुचारू रूप से चालू होती हुई नजर आ रही है। और पहाड़ी क्षेत्र में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डोईवाला तहसील प्रशासन हुआ है अलर्ट। सोंग, सुसवा और जाखर नदी किनारे रहने वालों को किया गया है सतर्क। बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षित स्थानों पर जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो डोईवाला तहसील प्रशासन अलर्ट हो चुका है। सोंग, सुसवा का जो रास्ता है उसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है। तमाम ग्रामीणों को पहाड़ी क्षेत्र में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बता दें, डोईवाला तहसील प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पहाड़ी क्षेत्र में बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट हो चुका है। और इसी के साथ सोंग, सुसवा और जाखर नदी किनारे में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। बाढ़ की संभावनाएं वहां पे ज्यादा है, इसलिए उनको अलर्ट कर दिया गया है। अलर्ट जारी हो चुका है। उस इलाके में सुरक्षित स्थानों पर जाने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। तमाम ग्रामीणों को वहां पे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अलर्ट पे रख दिया गया है। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। तो सोंग, सुसवा और जाखर नदी किनारे रहने वाले लोगों को, ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है और साफ तौर पे कह दिया गया है, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ का खतरा जो है वो बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में और भी ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सोंग, सुसवा और जाखर नदी किनारे रहने वाले लोगों को, ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए वहां के लोगों को अलर्ट मोड पे डाल दिया गया है। इसी के साथ आपदा प्रबंधन टीम भी अलर्ट मोड पे जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर नई पोस्ट की है, जिससे प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है और सत्ता और विपक्ष दोनों में ही चर्चा होने लगी है कि आखिर हरीश रावत के पीछे कौन लगा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के खाटी नेताओं में से एक हरीश रावत इन दोनों अपनी सक्रियता को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि पार्टी के ज्यादातर नेता जहां इन दिनों दिल्ली में हैं और नई कांग्रेस को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं हरीश रावत राज्य की सड़कों पर, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सक्रिय हैं और लगातार राजहित के मुद्दे पर विपक्षी दल होने का फर्ज अदा कर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी पोस्ट को लेकर फर्ज अदा कर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी पोस्ट को लेकर कई मायने प्रदेश की सियासत में निकाले जा रहे हैं, जो सत्ता पक्ष पर सवाल कम और विपक्ष के ही नेताओं पर उंगलियां ज्यादा खड़ी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट में जहां प्रदेश की सियासत में गर्मी लाने का काम किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता अब ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, ये उन सवालों का ही उनकी तरफ से दिया गया जवाब है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक स्टंट करार दे रही है, जिसमें वह मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए इस तरह की सोशल पोस्ट कर रहे हैं।
उत्तराखंड में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया वाली ये पोस्ट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस कैसे अपने इस नेता की इन गुगलियों का जवाब देती है। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। नैनीताल में लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस के 190 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। आपको बता दें कि आयोग और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। तो वही मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। तो वही वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई की गई है। अगस्त 2021 में लोअर पीसीएस के पदों के लिए उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। तो वहीं देहरादून के पुरकुल गांव में बन सैन्य धाम में रास्ते के विवाद को सुलझा लिया गया है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों और भूमि स्वामियों के साथ बातचीत की है। इस विवाद को सुलझाने का काम किया है, जिससे अब सैन्य धाम के निर्माण कार्य में और तेजी आएगी और समय रहते हुए सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। तो सैन्य धाम में रास्ते का विवाद जो था वो सुलझ गया है। गणेश जोशी जो कि सैनिक कल्याण मंत्री है, उनके माध्यम से इसको सुलझाया गया है। वहां के जमीन स्वामियों से बात की गई और इसके बाद इस मामले को सुलझाया गया। अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द काम पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।